डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो कल हम डेंसिटी पे एंड करके गए थे, यहीं से क्या कर रहे हैं हम शुरुआत कर रहे हैं, जो भी आगे आएगा उसको कंटिन्यूटी में करते रहेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी अपना चलता रहेगा। ओके, इजी सा टॉपिक है, एक बार किताबें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी आपको, और किताब अगर पढ़नी है तो फिर कौन सी पढ़नी है, बार बार बोलता होता हूँ, एनसीईआरटी ही पढ़नी है। तो एनसीईआरटी पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी, वहां से पढ़ लेना। डेंसिटी के बारे में ओके, एक पॉइंट बताना, डेंसिटी अलग अलग न्यूक्लियस की अलग अलग होती है कि ये सबके लिए सेम रहेगी, इट रिमेन्स सेम, हमने प्रूव भी किया, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। दूसरा सवाल, क्या डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मैटर की जो डेंसिटी होती है बहुत कम होती है कि नॉर्मल सी होती है कि बहुत ज्यादा होती है? वेरी 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 हाई, 3 बार, वेरी 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 हाई होती है, खूब ज्यादा होती है। तीसरा सवाल डेंसिटी पे, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी, ऑर्डर, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी? गौरशा बोल दे भाई, 10⁻+7, वेरी 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 हाई है ना बेटा, तो 10⁻⁻ क्या आएगा, 17 आएगा, 10⁻⁷ 17 kg/m³। ओके, तो डेंसिटी की अपनी बात हो ही गई थी। डेंसिटी के बारे में एक दो बातें हैं, देखना इसमें से कुछ नोट करना चाहते होगे तो कर लेना कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस टू 0 एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। देखो एक बात तो मैंने बताई कि डेंसिटी हर मटेरियल के लिए, हर न्यूक्लियस के लिए क्या है, सेम है, वो तो अलग बात होगी। दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट बताया गया ना, वो कहना चाह रहा है लेट दिस इज न्यूक्लियस, ये एटम नहीं, पूरा क्या है, न्यूक्लियस है, तो पूरे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन हर जगह ही होने चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं नॉर्मल हमारी इमेजिनेशन है कि डेंसिटी हर जगह क्या होती है, सेम होती है, लेकिन साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं डेंसिटी हर जगह सेम नहीं है, इट इज मैक्सिमम एट द सेंटर, सेंटर पे डेंसिटी ज्यादा है। जैसे जैसे सेंटर से बाहर की ओर, मतलब न्यूक्लियस की बाउंड्री की ओर बढ़ेंगे हम, डेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये भी एक पॉइंट है, था तो हमने बोल दिया, अदरवाइज क्या हो जाता, ये मिस ही हो जाता। अब था अपने पास, तो ये भी बात होगी कि डेंसिटी बेटा सेंटर पे मैक्सिमम होती है, जैसे जैसे हम बाहर की ओर जाते हैं ये क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और बाउंड्री पे आके एकदम ही डेंसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि बाउंड्री के बाहर तो है नहीं, एकदम ही डेंसिटी 0 हो जाती है। इसको अपने हिसाब से लिख लेना था। एक और बात, एज ऑलरेडी स्टेटेड न्यूक्लियस हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री, इसकी वैसे कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। The radius of the nucleus is defined as the distance at which density of the nuclear matter decreases to 1/2 of its maximum value। बोला गया है कि अभी अभी ऊपर वाले पॉइंट में क्या बताया गया है कि सेंटर से बाहर की ओर जाते जाते डेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाएगी। यानी न्यूक्लियर मैटर सबसे ज्यादा डेंसली कहां पे पड़ा हुआ है, सेंटर पर। जैसे जैसे बाहर की ओर जाएंगे डेंसिटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि न्यूक्लियस के रेडियस को कहां तक मानते हैं, जिस लिमिट पे डेंसिटी आधी रह जाएगी वो कह देते हैं बस न्यूक्लियस की रेंज उतनी ही है, या न्यूक्लियस का साइज उस तक ही है। अब पॉइंट है, बुक्स में लिखे होते हैं, वही मैं बोल रहा हूं ना, ये चीजें जब आप बुक रीडिंग करोगे जाकर तब निकल कर आएंगे ना, जब आप बुक रीडिंग करोगे ये तो तभी निकलेंगी। मुझे जो जो पॉइंट्स जो मैंने बना रखे हैं वो मैंने यहाँ पे ले ली, लेकिन पूरी बुक का पूरा टेक्स्ट नहीं ना मैंने यहाँ पे छाप दिया, तो कुछ चीजें जो है पॉइंट्स हैं, ये भी पॉइंट्स थे। तो ये हमारी कल वाली लास्ट बात थी बेटा, डेंसिटी पे हमने क्या किया था, क्लोज किया था। अब कुछ नई बातें आएंगी, ध्यान देना। नए पॉइंट्स में आगे हमारा अगला पॉइंट है, यहां तक तो हो ही गया ना सबका। नेक्स्ट पॉइंट है जी, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, सबको पता है न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोटॉन है और कुछ क्या है बेटा, न्यूट्रॉन। बात चार्ज की हो रही है, तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है। अगर ये न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर Z है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए, Z हुए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसके अंदर, Z है। तो इसके ऊपर बेटा न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज होता है, +Z/E, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी भी न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, प्लस होता है, और कितना होगा, Z/E होता है। Z उसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। सही हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते चले, इसमें यही है, चार्ज कितना होता है जी, +Z/E। Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर हो गया। ओके जी, अगली बात पे चलते हैं। अगली बात है अपने आप करनी है, टर्म्स आती हैं। आइसोटोप सुने, आइसोटोप, जल्दी बोलो, आइसोटोप सुने,
आइसोबार्स सुने, इसमें ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बस टर्म्स एक हेडिंग देके आगे बढ़ जाऊंगा। आइसोटोप, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। ओके, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स कोई बताए? आइसोटोप्स, आइसोटोप यानी आइसोटो, यार ये नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा? एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन की बार बार बात चलती है, H11, H12, H13। अब बार बार जब भी किसी को एग्जांपल देना होता है आइसोटोप का, सबसे पहले क्या एग्जांपल देते हैं कि भाई हाइड्रोजन के क्या हैं? 3 आइसोटोप्स हैं, H11, H12, H13। ओके, कार्बन के कल मैं बोल रहा था कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। यूरेनियम के यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, ये इसके क्या है? आइसोटोप। यूरेनियम 232 भी होता है। ओके, तो आइसोटोप मतलब सेम एटॉमिक नंबर, सेम सॉरी डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार्स क्या होता है? दीज आर आइसोबार्स, आइसोटोन्स। एक्सरसाइज है तुम्हारे लिए। आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन 9वीं 10वीं लेवल की केमिस्ट्री है। अब ये तुम्हारे लिए क्या है? एक्सरसाइज है, कल आके बताना कि अब आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स होते हैं। इसमें टाइम नहीं खराब करना चाहता मैं सोच रहा था जल्दी जल्दी आप लोग बता दोगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। इसको अपने आप करके आना है, मेरे को तुम लोगों ने बताना है। ओके जी, हम मेन बात पे जा रहे हैं, इस पे टाइम नहीं खराब करना चाहते। ये सबसे मेन पॉइंट है आज का हमारा। यहां से मान के चलो हमने क्या करनी है, शुरुआत करनी है। तो मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, ध्यान से सुनना बेटा। पहले हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? कंसेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट। भाई डिफेक्ट का मतलब कुछ गड़बड़ है ना? डिफेक्ट का मतलब तो कुछ सही नहीं है जो जिसमें डिफेक्ट है, तो मास में डिफेक्ट आ जाता है। अब इसका मतलब समझना जरा ध्यान से। मान लो हमने किसकी बात की? किसी भी एक एटम की बात करते हैं, कार्बन की बात कर लेते हैं। ओके, अब मुझे ये बताओ कार्बन का मास, एटॉमिक मास, अगर मैं पीरियोडिक टेबल में जाकर देखो, 12 उसका मास नंबर है। 12 उसका क्या है? मास नंबर है, राइट? उसका जो एटॉमिक मास अगर जाके देखोगे तो क्या वो एग्जैक्टली 12 है कि 12 पॉइंट समथिंग है? जल्दी बताओ। पॉइंट्स में दिया तो ना, 3-4 डेसिमल प्लेस तक पीरियोडिक टेबल में। आप जब न्यूमेरिकल आते हैं केमिस्ट्री में, उसमें यूज भी करते हो, तो कुछ पॉइंट्स वगैरह में आता है कि नहीं आता? जल्दी बताओ। और वो होता किसमें? एएमयू में ही होता है। कल भी अपनी बात हो रही थी। कोई और एग्जाम्पल ले लो, क्लोरीन ले लो, उसका जो भी मास होगा। ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन का मास नंबर तो कितना है? 16। लेकिन क्या है इसका एटॉमिक मास, कभी आपने यूज किया होगा एग्जैक्टली 16 ही होता है कि 16 पॉइंट समथिंग होता है या 15 पॉइंट समथिंग होता है? मैं क्या कहने जा रहा हूं, पीरियोडिक टेबल में जाकर जब आप देखते हो तो ये 16, 12 एग्जैक्ट नहीं होते, वो पॉइंट्स में होते हैं। जवाब दो, ऐसा होता है कि नहीं होता? और न्यूमेरिकल करते वक्त आपको पॉइंट्स के साथ लेकर चलना पड़ता है। ओके, अब कोई भी एनी, मान लो एनी न्यूक्लियस है, उसका एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर कितना है? ए है, राइट है? इसके अंदर, इसके न्यूक्लियस के अंदर बेटा कुछ क्या होंगे? प्रोटॉन्स, और कुछ क्या होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये क्लियर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? ए माइनस जेड। जवाब दे दो, क्लियर है? अगर बेटा एक प्रोटॉन का मास एमपी है, एक न्यूट्रॉन का मास कितना है? एमएन। इन दोनों को इक्वल नहीं मानना है। कल एक प्रूव करते वक्त की इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर होती है, वहां पे तो हमने सेम माना था, लेकिन इसको सेम नहीं मानना है। दोनों को क्या मान रहे हैं? मान लो अलग अलग मानकर चल रहे हैं। तो क्या आपको मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखवा रखा है? जवाब दो। ओके, अगर मैंने इस न्यूक्लियस का मास मेजर करना हो तो मुझे पता है इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं? जेड। इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं? ए माइनस जेड। तो प्रोटॉन्स का मास कितना आ गया बेटा? जेड इंटू एमपी। और न्यूट्रॉन्स का मास कितना आ गया? ए माइनस जेड इंटू एम एन। जवाब दो, समझ रहे हो कि नहीं? ये क्या हो गया? टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स। ये क्या हो गया? टोटल मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स। जवाब दो, सही है। तो क्या पूरे न्यूक्लियस का यही मास होना चाहिए कि नहीं? यार हाँ ना में जवाब दो। मास ऑफ न्यूक्लियस यही होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जितने प्रोटॉन है सबका मास ले लिया, जितने न्यूट्रॉन है सबका मास ले लिया।
यही होना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी मेथड से, बहुत मेथड्स होती हैं, उस न्यूक्लियस का मास मेजर किया गया तो वो ये वैल्यू नहीं आ रही, इससे थोड़ी सी क्या आ रही है, कम आ रही है। अब इस फर्क को ही क्या बोल रहे हैं हम लोग, मास डिफेक्ट बोल रहे हैं। फिर से बोलें, हमने बोला कोई भी न्यूक्लियस है बेटा, उसके अंदर मान लो 12 पार्टिकल्स हैं, 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। मुझे मास ऑफ प्रोटॉन पता था, मास ऑफ न्यूट्रॉन पता था, मैंने 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन किया प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन किया, तो वो टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस आ गया। वो कागजों में आया है टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस, लेकिन एक्चुअली उस न्यूक्लियस को जब मेजर किया गया तो वो मास इस कैलकुलेटेड वैल्यू से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। इस डिफरेंस को ही हमने क्या बोलना है, या क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। ये प्रैक्टिकल बात है, कैलकुलेट करने से जो आता है वो एक्चुअल वैल्यू से हमेशा क्या आएगा, ज्यादा आएगा, या जो ऑब्जर्वेबल वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। दिस डिफरेंस ऑफ मास इज नोन एज मास डिफेक्ट। क्यों आता है वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैं आपको मास डिफेक्ट का मीनिंग क्लियर कर रहा हूं। जल्दी बताओ, हो गया क्लियर कि नहीं, जल्दी से लिख लो। मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस इन मास, मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस इन mass of the individual nucleons, difference in mass of the individual nucleons and mass of the nucleus, difference in mass of the individual nucleons and mass of the nucleus। डिनोट मैं इसको किससे करूंगा बेटा, डेल्टा एम से। डेल्टा एम क्या हो गया आपका, मास डिफेक्ट हो गया। तो बेटा मास डिफेक्ट इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन आएंगे तो हमें अवेलेबल हुआ करेंगी, मतलब वो वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ये अवेलेबल हुआ करेंगे, देगा वो वैल्यू, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। बड़ा सा फार्मूला है, लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, सिंपल सी बात है। जल्दी बताओ क्लियर है, बोलो क्लियर है। थोड़ा सा मैं बार बार बोल रहा हूं इस चैप्टर में, क्योंकि थ्योरी चलती है ना, तो थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाएगा ये, लेकिन अब क्या करेंगे, हर एक टॉपिक्स का, हर एक का, यूनिट्स का अपना अपना सिस्टम है, वो जैसे हैं उसी के हिसाब से हमें चलानी पड़ेगी। फार्मूला क्लियर है, इस पे बेस में बोल रहा था कि एक गंदा सा फार्मूला आएगा और उसकी गंदी सी क्या आएंगी, कैलकुलेशंस आएंगी। जब आप इसका यूज करना शुरू करोगे ना, एक लंबी कैलकुलेशन वाला काम हो जाएगा, वो भी माइन्यूट कैलकुलेशन। आपको मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा होगा 1.00786, तीसरी चौथी डेसिमल प्लेस तक, उसको आप जेड से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर माइनस करोगे, मतलब कैलकुलेशन काफी ज्यादा कंसेंट्रेशन से करने वाली हो जाएगी, मतलब समय लगेगा कैलकुलेशन करने में। लेकिन इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में, न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में, इसके अलावा न्यूमेरिकल वाला कोई फार्मूला नहीं, एक यही फार्मूला है, इसमें न्यूमेरिकल आने के चांसेस बनेंगे ही बनेंगे। मास डिफेक्ट क्लियर है, बोला करो मास डिफेक्ट क्लियर है। तो अगर आप इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मास करते हो और न्यूक्लियस का मास देखते हो, वो कभी मैच नहीं करेंगे, थोड़ा सा बीच में क्या आएगा, फर्क आएगा। इस फर्क को क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। अब अगली बात, ये मास डिफेक्ट क्यों आ गया, मास डिफेक्ट आया क्यों बेटा, अब उसका भी रीजन है। ये मास डिफेक्ट का क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया, आपने लिख लिया, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन इंटू एक्स ए जेड, राइट। अब मास डिफेक्ट बेटा क्यों आया, उसके लिए अगला कंसेप्ट आएगा जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अगला कंसेप्ट मेरा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। ध्यान से सुने, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कुछ क्या है बेटा, प्रोटॉन्स। ये पीले वाले क्या हैं, मान लो प्रोटॉन्स, और कुछ क्या है इसमें, न्यूट्रॉन्स भी हैं। ये हरे वाले क्या है, मान लो न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल पार्टिकल है, किसी से इसकी लड़ाई नहीं है, किसी से प्यार नहीं है, ना किसी को अट्रैक्ट करे ना किसी को रिपेल करे। लेकिन ये जो प्रोटॉन है, ये एक दूसरे के वेरी हैं।
एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बोलो पॉइंट क्लियर है, सिंपल सी बात है। पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन से कोई दिक्कत नहीं है उनको, ना आपस में कोई दिक्कत, ना प्रोटॉन से कोई दिक्कत। प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। वो इतनी छोटी सी जगह पर 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की रेंज में उनको इकट्ठे कर कर रख दिया गया है। वो है नहीं है, मतलब अपनी तरफ से तो वो क्या चाहते हैं, रिपल्सन करके भाग जाएंगे दूर दूर, बट हमने उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर कर, एनर्जी लगाकर उसको क्या करके रखा हुआ है बेटा, फाइंड कर कर रखा हुआ है। यानी न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन्स को या बाकी पार्टिकल्स को भी फाइंड कर कर रखना है इतनी छोटी सी जगह में, तो सम एनर्जी इज नीडेड। उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। दैट एनर्जी इज द बाइंडिंग एनर्जी। अब पॉइंट ये है कि बाइंडिंग एनर्जी कहां से आई। बाइंडिंग एनर्जी कम्स एट द कॉस्ट ऑफ द मास डिफेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी कहां से आई जी, मास डिफेक्ट से आई। कल हमने पढ़ा मास एनर्जी इक्विवेलेंस पढ़ा जी। अगर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो मास क्या कर दो, खर्च करो। तो यहां पे वही हुआ है, इसको बाइंड करने के लिए जो एनर्जी आई थी उसने उसी मास को क्या किया, खर्च किया, और वो किस में कन्वर्ट हुई, एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और उस एनर्जी ने ही इन न्यूक्लियॉन्स को बाइंड कर कर रखा हुआ है। बोलो किसी को पॉइंट समझ में लगा कि नहीं लगा। तो हमने बोला इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मास कुछ था, जब हमने उसको इकट्ठा करके कंबाइन करके रख दिया तो मास क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो कुछ मास लॉस हो गया, वो मास कहां गया, वो बाइंडिंग एनर्जी के रूप में क्या हुआ है, यूज हुआ है। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन मैं बाद में लिखवाऊंगा, वो अलग फॉर्म में लिखवानी है। वैसे बताओ जो पॉइंट बोला गया है वो क्लियर हुआ कि नहीं। पॉइंट का सीक्वेंस ये है कि पहले मैंने पढ़ाया आपको मास डिफेक्ट, मास का लॉस हो गया जी बांधने में, कल्ले कल्ले पड़े हो तो मास ज्यादा है, अगर कंबाइन करके रख रहे हो तो मास क्या आ रहा है, कम आ रहा है। दूसरा पॉइंट, अगर मास कम आ रहा है तो कहां गया, वो कहां गया जी, इट इज यूज्ड अप एज बाइंडिंग एनर्जी टू बाइंड द न्यूक्लियस। तो आप एक लाइन लिखो, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी की पहले मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं, लाइन बाद में, पहले इसकी डेफिनेशन बोलो बोलो। मास डिफेक्ट की जो वैल्यू आएगी उसको c² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। आपको मास एनर्जी इक्विवेलेंस लगाना पड़ेगा ना, फिर डेल्टा m इंटू क्या करना पड़ेगा, c² करना पड़ेगा, या 931.5 करना पड़ेगा जो हमने बताया था कल। राइट है। पहले क्या लिखने है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन लिख लो जल्दी से, दो डेफिनेशन लिखवाऊंगा, दोनों लिखनी पड़ेगी। तो लिखो जी, पहले सिंपल वाली लिखवाते हैं, फिर जो सेकंड वाली होगी वो एग्जाम में लिख के आनी है आपने। पहले तो सिंपल लिख लो, बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी नीडेड टू कीप द nucleons binded together inside the nucleus, to keep the nucleons binded together inside the nucleus। यानी न्यूक्लियॉन्स को बाइंड कर, अब यहां पे ना एक बार बार मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, न्यूक्लियॉन। अब भाई ये जनरल नाम दे दिया गया, न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल्स का जनरल नाम क्या दे दिया हमने, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन में दोनों आ गए आपके, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो उनको बाइंड करने के लिए जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। बोलो ठीक है। लेकिन बेटा जो बुक्स में डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये है जो मैं अब बता रहा हूं, पहले मुझे ये भी लिखानी पड़ती है ताकि कंसेप्ट वाइज आपको ध्यान में रहे कि बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज है। लेकिन बुक्स में ये डेफिनेशन लिखी है, आपने ये लिख के आनी है, एग्जाम में आया तो लिखो जी, बाइंडिंग एनर्जी में भी डिफाइंड एज, binding energy may be defined as to move the nucleons at infinite distance apart, to move the nucleons at infinite distance अपार्ट। मतलब ये वो एनर्जी है जो कि न्यूक्लियस को इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट तक ले जाने के लिए लगेगी। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं, बात एक ही है। जितनी एनर्जी से वो बंधे पड़े हैं फिर उनको तोड़ने के लिए यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट ले जाने के लिए उतनी ही एनर्जी लगेगी। बोलो क्लियर है। एक दिन हम क्वेश्चंस कर रहे थे, तो क्वेश्चंस में हमने पढ़ा कि जी एक हाइड्रोजन एटम है
उसकी ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो हमें पता है भाई इसके पास कितनी एनर्जी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसको तोड़ने के लिए मतलब इसको इन्फाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट लाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? तो जितनी एनर्जी से बेटा वो बंधा पड़ा है, उसको सेपरेट करने के लिए भी उतनी एनर्जी चाहिए। तो बाइंडिंग एनर्जी में भी यही है, दोनों तरीके से मैंने बता दी कि बाइंड करने के लिए जो एनर्जी है या सेपरेट करने के लिए एनर्जी है। लेकिन बुकिश डेफिनेशन ज्यादा कौन सी चलती है? ये सेपरेट करने वाली चलती है, इसलिए सेकंड वाली जो ऑप्शन है वही लिख के आएंगे जब एग्जाम में आएगी। बोलो क्लियर है, समझ चुके हो? आगे बढ़ चलें। ओके, एक और लाइन लिखो, बाइंडिंग एनर्जी arises at the cost of, binding energy arises at the cost of the mass defect. Binding energy arises at the cost of the mass defect. पहले बात कर ली, कहां से आनी है ये? मास डिफेक्ट से आनी है। बाइंडिंग एनर्जी arises at the cost of mass defect, लिख लिया। अब देखो बेटा, ये टॉपिक ऐसा है कि ये प्योर थ्योरी चल रही है। अब प्योर थ्योरी में बताते बताते अब देखो मैं भी भावनाओं में बहकर बहुत ज्यादा वाइड जा सकता हूं, लेकिन बस मैंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है कि ज्यादा वाइड ना जाऊं, बिल्कुल टू द पॉइंट रहकर ही मैं बात को आगे बढ़ाते चलूं। तो मैं पॉइंट दर पॉइंट बिल्कुल टू द पॉइंट कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा एक्स्ट्रा मैं ना बोलूं, क्योंकि किसी चीज को समझाने में फिर जितनी मर्जी समझा दो। थ्योरी में तो क्या है, जितना मर्जी आप टाइम उसमें क्या करो, डिवोट करो। तो मैंने जल्दी से ही मास डिफेक्ट समझाया, फार्मूला बताया, जल्दी से ही बाइंडिंग एनर्जी बताई है, सीधा उसकी डेफिनेशन दी है, कोई एग्जांपल नहीं, और सीधा ही उसके बारे में एक लाइन लिखवा दी कि कहां से आई है, इट अराइजेस फ्रॉम द मास डिफेक्ट। जल्दी बोलो, समझ गए? कहां से आई है? मास डिफेक्ट से आई है। तो सिंपल सी कहानी है, अगर इतना मास खर्च हो गया, डेल्टा एम का फर्क पड़ रहा है ना, कहां गया वो? उड़ गया। तो इससे एनर्जी बनी, तो क्या लगाऊंगा मैं? एनर्जी इज इक्वल टू mc², फार्मूला होता है ना मेरे पास, E इज इक्वल टू m×c²। तो जो बाइंडिंग एनर्जी है बेटा कहां से आई है? मास डिफेक्ट से आई है। तो डेल्टा m इंटू क्या लगेगा? c² लग जाएगा। जल्दी बोलो, सही है, क्लियर है, हो जाएगा। अगर तुम्हें बेटा मास डिफेक्ट kg में दे रखा है तो यही फार्मूला लगेगा, डेल्टा m इंटू c²। आंसर किस में आएगा बाइंडिंग एनर्जी का? जॉल्स में। लेकिन 90% से भी ज्यादा चांस है, 95% ही चांस है हमें इस चैप्टर में मास डिफेक्ट किस में अवेलेबल होगा? AMU में। तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए भी मैं मास डिफेक्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 931 से। आंसर किस में आएगा? सीधा MEV में आ जाया करेगा। जल्दी जवाब दे दो, क्लियर है? ऊपर वाला फार्मूला कब लगेगा? जब डेल्टा एम किस में अवेलेबल हो गया? kg में। नीचे वाला फार्मूला कब लगेगा? जब डेल्टा एम किस में अवेलेबल हो गया? AMU में। ठीक है, ऊपर बाइंडिंग एनर्जी जॉल्स में आएगी, यहां पे बाइंडिंग एनर्जी किस में आ जाएगी? MEV में आएगी। MEV मतलब 1.6 इंटू 10⁻13 जॉल्स। हो गया जी नोट? हो गया नोट? ये भी कर लेना, ठीक है, ये साइड वाला अपना कर लेना। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी, देख रहे हो? बाइंडिंग एनर्जी में ये किसका फार्मूला डाल रखा है हमने? मास डिफेक्ट का फार्मूला आ गया कि नहीं आ गया? ZMP प्लस A-Z इंटू MN माइनस MN इंटू ये न्यूक्लियस का मास है। ठीक है, ये क्या हो गया? 931 MeV। ZMP प्लस A-Z इंटू MN माइनस मास ऑफ द यहां पे ना ये MN, ये देखो ये M है और नीचे इसके क्या है? छोटा n है, मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये जो Mn है इसका मतलब क्या है? मास ऑफ द न्यूक्लियस। समझ गए? मास ऑफ द न्यूक्लियस। ब्रैकेट में उस न्यूक्लियस का मेंशन किया हुआ है कि इसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है। फार्मूला गलत नहीं, फार्मूला बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया ना? मास ऑफ प्रोटॉन इंटू Z, मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A-Z। ये जो Mn है ये क्या हो गया? मास ऑफ द न्यूक्लियस। कैपिटल N यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस वो क्लियर करने के लिए यहां पे है। बाकी जब इसका यूज करोगे ना न्यूमेरिकल में वो आपको अपने आप ही क्लियर। लेकिन यहां पर माइन्यूट कैलकुलेशंस है, न्यूमेरिकल जब में हम करवाएंगे तो फिर पिछली बार की तरह क्लास में ही आपसे बैठाकर यहां पर कैलकुलेशंस करवाऊंगा। ठीक है, 5-7 न्यूमेरिकल यहीं पे सबके सामने निकालोगे प्रेशर में तो अपने आप ही प्रैक्टिस इसकी हो जाएगी। आंसर मैच करने की प्रैक्टिस, प्रेशर होता है ना कि भी आंसर हमने आपस में क्या करना है? मैच करना है। तो यहीं पे प्रैक्टिस करवाएंगे, एक बार जरा चीजें हो जाए ऐसी। ओके, मास डिफेक्ट क्लियर?
फार्मूला भी क्लियर, सिंपल ही है, अपने मन से भी बनाओगे बन ही जाएगा। जेड इंटू एम पी करना है प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन करना है, चाहे फार्मूले में भर के लिखो चाहे साइड पे निकाल लो, ये एक ही बात है, माइनस उसमें से मास ऑफ द न्यूक्लियस। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन हुआ करेगा, ठीक है, आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ये चीजें गिवन होती हैं। ओके जी, यहां पे भी ज्यादा बात या ज्यादा टाइम नहीं खराब करते, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे टर्म आनी है, मैंने मिटा दी, अभी लिखवाते हैं। एक पॉइंट बताएं पहला, फाइंडिंग एनर्जी कर ली हमने, अब मुझे थोड़ा सा कुछ और बातें करनी पड़ेंगी। जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, या न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, देखो न्यूक्लियस बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के, बहुत ज्यादा तरह के। मतलब आप अगर पीरियोडिक टेबल देखते हो तो पीरियोडिक टेबल में आपके जेड के हिसाब से चल रहा है। अब यहां पे एक एक जेड वाले कई पार्टिकल्स हैं, तो जितने पीरियोडिक टेबल में वो एटम्स है उससे कई ज्यादा हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। एक एक के कई कई पार्ट हो गए ना, उसके कई कई आइसोटोप्स हो गए। अब एक और बात है, कुछ न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं। अब यहां पे देखो थ्योरी है, मुझे इधर उधर की बातें भी करनी पड़ेंगी। कुछ न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, कुछ न्यूक्लियस कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। कुछ न्यूक्लियस स्टेबल, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, कुछ रिएक्टिव हैं और कुछ ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। इनर्ट गैसेस जो है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती, और कुछ बड़े ही रिएक्टिव मटेरियल्स होते हैं, बड़ी जल्दी ही रिएक्ट कर जाते हैं। ऐसे न्यूक्लियर लेवल पे जाओगे ना, तो कुछ न्यूक्लियस स्टेबल हैं, कुछ न्यूक्लियस बड़े ही अनस्टेबल हैं। जैसे कार्बन की बात करूं तो इसके दो आइसोटोप है, एक कार्बन 12 एक कार्बन 14। कार्बन 12 जो है बहुत ही स्टेबल न्यूक्लियस है, लेकिन कार्बन 14 जो है वो स्टेबल न्यूक्लियस नहीं है, वो अनस्टेबल न्यूक्लियस है। यहां पर हम न्यूक्लियर फिजिक्स में जाकर या न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जब हम पढ़ रहे हैं, तो हम यहां पर कहते हैं ऐसे मटेरियल्स जो हैं जो स्टेबल नहीं होते, बड़े अनस्टेबल होते हैं, उनको रेडियो एक्टिव भी कह देते हैं। कैसे मटेरियल्स हैं ये, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स या अनस्टेबल। अब यहां पे अनस्टेबल का मतलब ये नहीं है कि ये अनस्टेबल है, हिलते रहते हैं। यहां पे अनस्टेबल का मतलब है कि ये चाहते हैं कि ये एग्जिस्ट ही ना करें, और ये किसी और ही चीज में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। यूरेनियम 238 ये भी अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल का मतलब ये चाहता ही नहीं है कि मैं यूरेनियम रहूं, ये विद इन सेकेंड्स या कुछ ही देर में यूरेनियम से कुछ और ही बन जाता है। मतलब ये यूरेनियम से क्या बन जाएगा, थोरियम बन जाता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92। ये एक पार्टिकल एमिट करके क्या बन जाता है, थोरियम बन जाता है। अब पॉइंट को समझना, अगर कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो मतलब वो चाह रहा है कि मैं स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में खत्म ही हो जाऊं और किसी दूसरे ही मटेरियल में क्या हो जाऊं, कन्वर्ट हो जाऊं। आप एटॉमिक लेवल पर जब रिएक्शंस पढ़ते हो ना, एटॉमिक रिएक्शंस भी क्यों होती हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होती हैं। एक मटेरियल एक्स है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक तीसरा क्या बनाता है, कंपाउंड बना लेता है। कंपाउंड क्यों बन रहा है, अल्टीमेटली वो इसीलिए बन रहे हैं ना कि ये स्टेबल नहीं थे, ये मिलकर एक स्टेबल चीज बना रहे हैं। हर कोई चीज चाह रही है कि वो किस तरफ बढ़े, स्टेबिलिटी की ओर बढ़े। लेकिन बेटा एटॉमिक लेवल पे जो रिएक्शंस होती हैं उसमें मटेरियल खत्म नहीं होता। आपने रिएक्शन बैलेंस की है, आप एलएचएस और आरएचएस रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में बैलेंस करते हो कि अगर इस तरफ इतने कार्बन है तो उस तरफ उतने कार्बन भी होने चाहिए। मेरा पॉइंट समझना जरा, उसमें कार्बन है तो कार्बन रहेगा, भले ही उसकी शेप चेंज होगी, फॉर्म चेंज होगी, वो कंपाउंड फॉर्म में चले गया हो। अगर ऑक्सीजन प्लस कार्बन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अलग चीज है, लेकिन उसमें भी कार्बन है। तो दो ऑक्सीजन यूज हुए हैं तो वहां पर दो ऑक्सीजन है। लेकिन न्यूक्लियर लेवल पर अगर रिएक्शन होती है तो मटेरियल ही खत्म हो जाता है। यूरेनियम 238 अनस्टेबल है, मतलब अगर हमारे पास 1 ग्राम यूरेनियम है, 1 ग्राम यूरेनियम में मान लो 1 मिलियन यूरेनियम के न्यूक्लियस हैं, तो मे भी 10 दिन बाद
रहेगा तो मटेरियल 1 ग्राम ही, लेकिन उस 1 ग्राम में अब यूरेनियम नहीं बचेंगे, वो किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, थोरियम में कन्वर्ट हो चुका होगा। अब दोबारा शुरू से आते हैं किस पे, स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियर। बताओ जी, स्टेबल न्यूक्लियर का मतलब कि वो एग्जिस्ट करता रहेगा, अनस्टेबल मतलब उसका खुद का एग्जिस्टेंस ही खतरे में है, वो खुद ही क्या कर जाएगा, किसी और चीज में कन्वर्ट उसको होना पड़ेगा स्टेबिलिटी अटेन करने के चक्कर में। अच्छा, यूरेनियम से जब थोरियम बनता है, थोरियम भी अनस्टेबल है। यूरेनियम तो अपना काम करके ठीक है, थोरियम में कन्वर्ट हो गया, थोरियम आगे अनस्टेबल है, वो उसको किसी और चीज में कन्वर्ट होना पड़ता है। अगर अगला स्टेबल हुआ ठीक है, नहीं तो उसको किसी और चीज में क्या होना पड़ेगा, कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो न्यूक्लियस के बारे में बोला जाता है यार ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल हैं। कुछ तो बात क्लियर हुई होगी, नहीं क्लियर हुई? स्टेबल मतलब वो एग्जिस्ट करते रहेंगे। कार्बन 12, कार्बन 12 है तो कार्बन 12 ही रहेगा, तो सालों साल तक कार्बन 12 ही रहेगा। कार्बन 14 खत्म होता रहता है, वो खर्च होता रहेगा और खर्च होता रहेगा जब तक। तो आपने कार्बन डेटिंग सुना है वर्ड? जल्दी बताओ, किसी ने कार्बन डेटिंग वर्ड सुना है? हिस्ट्री में, साइंस में कहीं ना कहीं सुना हुआ है कार्बन डेटिंग नाम का एक वर्ड यूज होता है। बोल मैंने कहां सुना है, जोर से बोल। ओके, इसने कहां सुना हुआ है? वैसे नॉन मेडिकल ले रखा है इसने, लेकिन इसने सुना कहां पे, आर्कियोलॉजी में सुना। अब ये आर्कियोलॉजी क्या होती है भाई, हम नॉन मेडिकल वालों को बता दें ये होती क्या है आर्कियोलॉजी, क्या होती है बता। हाँ, जैसे जो पुराने फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं वो कितने साल पुराना है, ठीक है, कितने साल पुराना, ये चेक करने के लिए ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वगैरह करते हैं, ये पता लगाते रहते हैं कि ये जो फॉसिल है ये कितने साल पुराना है, 10 साल पुराना है कि 100 साल पुराना है कि 500 साल पुराना है, इससे भी ज्यादा पुराना होगा तो वो भी पता लग जाता है। पॉइंट ये है, जल्दी से बता देता हूं, टाइम मेरे पास नहीं है, ये आर्कियोलॉजी की बातें करवाने लग गया नए नाम से, कि जब तक मटेरियल लाइव है, ऑर्गेनिक मटेरियल में कार्बन होती है, पेड़ पौधे जीव जंतु सब में कार्बन का कंटेंट होता ही है, जब तक वो लाइव है, जिंदा है, तब तक कार्बन 14 का कंटेंट, उसकी जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, बॉडी में कार्बन है, कार्बन में कार्बन तीनों टाइप के होते हैं, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। इनकी अपनी एक परसेंटेज होती है जो फिक्स्ड है, राइट। जब तक कोई भी चीज जिंदा है मतलब लाइव है, तब तक कार्बन 14 जो है उसकी परसेंटेज उतनी रहती है जितनी होनी चाहिए। लेकिन वंस इट इज डेड, ये धीरे 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 कार्बन 14 की परसेंटेज क्या होती रहती है, कम होती रहती है, बिकॉज कार्बन 14 स्टेबल नहीं है। अब इसकी परसेंटेज चेक कर कर, परसेंटेज मेजर कर कर ये पता लगाया जा सकता है कि ये मटेरियल कितने साल पहले डेड हो गया होगा, और उससे उसकी एज पता लगाए जा सकते हैं। जल्दी बताओ, कुछ पॉइंट समझ में लगा कि नहीं? क्योंकि कार्बन 14 क्या है, अनस्टेबल है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, कुछ मटेरियल बेटा स्टेबल होते हैं और कुछ मटेरियल क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। अब कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है, उसका उसकी बाइंडिंग एनर्जी के साथ लेना देना है। अगर मटेरियल की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा, और अगर उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। जल्दी जल्दी पॉइंट बताओ। अब कैसे रिलेट किया बाइंडिंग एनर्जी से, इस बात को पता लग गया कि नहीं लग गया? बीच की बात मान लो हमने छोड़ दी, मैंने दो ही बातें बताई। मैं क्या किस टॉपिक पे चल रहा हूं, बाइंडिंग एनर्जी पे, और बाइंडिंग एनर्जी के बाद मैंने दो ही बातें की, क्या, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की। किसकी स्टेबिलिटी, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी। अगर न्यूक्लियस स्टेबल है मतलब उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा, या वाइस वर्सा। अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है मतलब वो क्या है, स्टेबल है। अगर बाइंडिंग एनर्जी कम है वो क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, बीच की बात एक्स्ट्रा हो गई। पॉइंट क्या बना कि भी बाइंडिंग एनर्जी पढ़ रहे थे, बाइंडिंग एनर्जी क्या बताती है, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस बताती है। बात को आगे बढ़ाऊं, जल्दी बता दो। मैंने पॉइंट भी बता दिया कि बीच की बात एक्स्ट्रा हो गई। आपको क्या याद रखना है, बाइंडिंग एनर्जी पे थे, जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी उतना वो स्टेबल होगा, जितनी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी उतना क्या होगा, वो कम स्टेबल होगा न्यूक्लियस। आगे बढ़ूं, ओके। अब अगली बात ये है बेटा, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमें बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास नंबर चेक करना चाहिए। हमें सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी नहीं देखनी चाहिए,
हमें यह भी देखना चाहिए कि उसका मास नंबर कितना है। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यूक्लियस एक्स है, एक न्यूक्लियस क्या है, वाई है। इसका मास नंबर 4 है, इसका मास नंबर 200 है। ठीक है जी, जल्दी से बताओ किसके न्यूक्लियस में ज्यादा पार्टिकल हैं? वाई के न्यूक्लियस में ज्यादा पार्टिकल है कि नहीं? मान लो 100 प्रोटॉन 100 न्यूट्रॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। जल्दी बोलो, सही है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी मैंने कैलकुलेट की, मान लो वो आ रही है 40। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट की, मान लो वो आ रही है, इसकी 40 आ गई, और मान लो इसकी कितनी आ गई, 200 आ गई। ठीक है, अब जल्दी से बताओ दोनों में बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा किसकी है? बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा किसकी है? वाई की ही है। बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा है? वाई की है। तो जो मैं बता रहा था कि जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो उसके हिसाब से तो इसको क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। लेकिन ऑब्जर्व किया गया ये ज्यादा स्टेबल है। अब ये क्यों ज्यादा स्टेबल है, ध्यान से सुनना। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 40, लेकिन उसने बाइंड किसको करना है, 4 पार्टिकल्स को करना है बस। न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स ही कितने हैं, 4 है। तो पर पार्टिकल कितनी एनर्जी लग रही है, 10 मिल रही है इसको कि नहीं? जल्दी बताओ, समझ में लगा कि नहीं? पर पार्टिकल देखना पड़ेगा। पर पार्टिकल कितनी मिल रही है, 10 मिल गई। यहां पे टोटल तो कितनी है, 200, लेकिन उसने बाइंड कितने पार्टिकल्स को करना है? न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स कितने हैं, 200 हैं। पर पार्टिकल कितनी मिली है, 1 ही मिल रही है। यूनिट जो मर्जी रख लो, इसकी मैव रख लो, मान लो। तो बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी से बेटर स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मुझे तो पता था बाइंडिंग एनर्जी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखते हैं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप ही समझाऊंगा ना। पहले मैंने तुम्हें बोला स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या देखना होता है, बाइंडिंग एनर्जी देखनी होती है। जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। लेकिन फिर हमने बोला यार न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी मत देखो, पर पार्टिकल बाइंडिंग एनर्जी देखो कि पर पार्टिकल कितनी मिल रही है। जल्दी बताओ, ऊपर से निकल रहा है सब कुछ, ये समझ में लग रहा है? मैं एक्स्ट्रा टॉक, मैंने बोला था मैं बड़ा लिमिट कर रहा हूं कि ज्यादा ना ही बोलूं, पॉइंट पे रहा हूं, लेकिन बीच में एक्सप्लेन करने के लिए फिर इधर उधर की बात करनी पड़ती है। लेकिन मैं बाद में पॉइंट बना दूंगा इसका कि भी ये पॉइंट हमने क्या किया, अभी तक स्टडी किया। वैसे बताओ ये वाली जो स्टोरी है वो क्लियर हुई कि नहीं? तो फिर से जुड़ते हैं। सबसे पहले मैंने बोला मास डिफेक्ट होता है, राइट? मास डिफेक्ट कहां गया, बाइंडिंग एनर्जी बन गया, क्योंकि बांध के भी तो रखना है न्यूक्लियॉन्स को। बाइंडिंग एनर्जी बन गया, बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला हो गया। अब फिर हम बात कर रहे थे बाइंडिंग एनर्जी का सिग्निफिकेंस क्या है। इससे तुम्हें पता क्या लग रहा है, बाइंडिंग एनर्जी से क्या पता लग रहा है कि क्या फायदा हो रहा है तुम्हें? भाई फिर मैंने बोला बाइंडिंग एनर्जी में ये फायदा हो रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी से पता लगता है कि न्यूक्लियस स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ऐसा देखा गया कि जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है वही स्टेबल होते हैं, जब बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है तो वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। फिर जब स्टडी की गई तो उसमें यह पाया गया कि यार बाइंडिंग एनर्जी मत देखो एग्जैक्टली, आपको क्या देखनी पड़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देखनी पड़ेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सिंपल है, बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी किससे डिवाइड कर दो, मास नंबर से डिवाइड कर दो। इसके लिए टर्म यूज होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन या बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास नंबर। फर्स्ट टर्म ज्यादा यूज होगी। ओके, थोड़ा सा यार रिस्पॉन्स दो जरा कि जो टॉपिक चल रहा है वो क्लियर है कि नहीं। तो अपना ये वाला बात चल रही थी, अगली बात मैं कर रहा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। जल्दी बताओ, हेडिंग आने से पहले ही मैंने समझा दिया आपको व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के नहीं? क्लियर है? ओके, क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन? लक्ष्य बताएगा। लक्ष्य भाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिफाइन करनी है, बस तूने डिफाइन करनी है। सारे बच्चे सोने वाले हैं, तू तो सो रहा था, और भी कई सोने वाले हो गए यहां पर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या है, जल्दी बता। इट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड पर पार्टिकल टू स्टेबलाइज द न्यूक्लियस। ठीक है, बाकी इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते। बोलो आगे बढ़े, थोड़ा सा बढ़े आगे, थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करो यार, तुम तो सोने वाले हो गए सारे के सारे, सारे के सारे। बोरिंग तो है ही, मैंने तो पहले बोला था, थ्योरी है ना जी, सुनना पड़ता है। लेकिन अब आप लोगों को हर तरह के टॉपिक्स या हर तरह की सिचुएशंस से डील करने के लिए आदत डालनी पड़ेगी ना। अब सुनना तो पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ बोला जा रहा है इसीलिए बोरिंग है। ओके कोई बात नहीं, अब बोरिंग नहीं है, फार्मूला लिखो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फार्मूला मैं लिख देता हूं, यहाँ पे नहीं है,
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो गया जी, डेल्टा एम इंटू 931 डिवाइडेड बाय पर न्यूक्लियन, ये लिख लो। ओके, हमें देखें कितना बचा है, हमें बचे हमारे पास 6 मिनट। तो 6 मिनट में ज़्यादा नहीं, एक बात करेंगे बस, एक छोटी सी बात करेंगे, ये नोट कर लो बस, देख लिया। ओके, अब अगली बात सुनो, बस हम कल पे डाल देंगे, अभी बस थोड़ी सी बात करके कल की तैयारी करके छोड़ देंगे। अब अगला पॉइंट ये है बेटा, साइंटिस्ट लोगों ने, यानी न्यूक्लियस स्टडी करने वाले न्यूक्लियर साइंटिस्ट जितने हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है, दुनिया में जितने भी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मास नंबर 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, हर तरह के पार्टिकल्स होंगे। मास नंबर 1 वाला भी ले लिया, 2 वाला भी ले लिया, 3, 4, 5, 6, 235, जितने भी न्यूक्लियस बेटा पाए गए, उन सब की एक क्या बना ली, लिस्ट बना ली। ठीक है, एक तरफ क्या लिख दिया, ए मास नंबर, राइट, और दूसरी तरफ इन सब की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट कर 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 भरते गए, मतलब डाटा तैयार कर लिया। तो मतलब डाटा अवेलेबल है, हर न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट की, डाटा रेडी किया, और एक क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया, इस तरफ मास नंबर, इस तरफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्या बना दिया गया, ग्राफ बना दिया गया। वो हमारा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उसमें से आने, क्वेश्चन ही यहां आएगा, न्यूमेरिकल, ये जो पिछला फार्मूला चल रहा था जब, मेन क्वेश्चन है, या फिर किस पे से आना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व में से आना, राइट है। तो अगली मेरी हेडिंग है, आप सिर्फ इसकी शक्ल देखोगे, डायग्राम की, बनाने वाला काम हम कल पे डाल देंगे, ठीक है। इसको बनाने वाला काम हम मान लो किस पे डाल दिया, कल पे डाल दिया, इसके पॉइंट्स आएंगे, पॉइंट्स भी हम कल पे डालेंगे। वैसे इन्होंने क्या किया, एक तरफ मास नंबर प्लॉट किया, एक तरफ क्या प्लॉट किया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इसका क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया। अब इस ग्राफ में से पता लग रहा है कि कुछ की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, कुछ की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। तो मतलब अब आप कह रहे हो जी हम लोग बोर हो रहे हैं, तो बोर होए को देखते हुए मैं तुम्हें 2-3 मिनट पहले ही छोड़ देता हूं, चलो, लेकिन कल बोर मत होना भाई, कल इसके पॉइंट्स आने हैं सारे के साथ, ठीक है। चलो जाओ, मौज करो।